जब मेरी आँख खुली तो मैं सन्न रह गई, क्योंकि मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और बिस्तर की चादर भी लाल थी। मेरी सांसें थम गईं, क्योंकि बिस्तर पर फैला खून किसी चोट का नहीं था, बल्कि मेरी सबसे कीमती चीज़, मेरी इज्जत, मुझसे छीन ली गई थी। मैं 1 घंटे से यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी इंतज़ार कर रही थी। मेरा ड्राइवर जाने कहाँ रह गया था। 15 मिनट और बीत गए, तभी एक काले रंग की गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। वह एक नए मॉडल की गाड़ी थी, जिसे देखकर कुछ पलों के लिए मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे गाड़ियों का शुरू से ही बहुत शौक था, लेकिन मेरी यह खुशी तुरंत ही हैरानी में बदल गई जब उस गाड़ी से अचानक 3 लोग निकले। उसमें से 2 लोगों ने मुझे पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में डालना शुरू कर दिया। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने कोई जोरदार चीज़ मेरे सिर पर मारी हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं बेहोश हो गई। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं अभी भी गाड़ी में ही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो अंधेरा हो चुका था। मुझे नहीं पता था कि मैं कितने घंटे बेहोश रही। मेरे पास एक बेहद बदसूरत आदमी बैठा था, जो गंदी नज़रों से मेरी ओर देख रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से गायब हो जाऊँ। मैं फिर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। इस बार उसने मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे मेरा होंठ फट गया और खून निकलने लगा। दूसरा आदमी उससे कहने लगा, पागल हो गया है क्या? ये क्या कर रहा है? अगर भाई को इस बारे में पता चल गया तो तेरी शामत आ जाएगी। वह आदमी तुरंत डर गया और बोला, कान्हा यार, कुछ कर। भाई को ये सब पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने इस लड़की को मारा था। कोई बहाना बना देना। मुझे नहीं पता था कि वे किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इतना अंदाज़ा हो गया था कि वह व्यक्ति काफ़ी रौबदार होगा। मैंने उस आदमी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मैं तुम्हारे साहब को इस बारे में बता दूंगी। वह दोबारा मुझे मारने के लिए बढ़ा, लेकिन अचानक रुक गया और ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, पहले अपनी इज्जत बचा लो, फिर तुम मेरे बारे में शिकायत करना। मैं बेचैन हो गई और उससे पूछने लगी कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे किसने अगवा किया है? वह हंसते हुए बोला, हसीन दिलरुबा, थोड़ी ही देर में तुम्हें सारी हकीकत पता चल जाएगी। फ़िलहाल चुपचाप यहीं बैठी रहो। अगर तुम चुप नहीं रह सकती तो मुझे बता दो, ताकि मैं तुम्हें फिर से सुला दूँ। उसकी बात सुनकर मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मुझ में और दर्द सहने की हिम्मत नहीं थी, जो मैंने बेहोश होने से पहले सहा था। कुछ देर बाद गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के सामने आकर रुकी। वह मुझे एक फार्म हाउस जैसा लग रहा था। बंगले का दरवाज़ा खुला और उन्होंने मुझे अंदर की ओर धकेल दिया। मेरे हाथ उस वक्त बंधे हुए थे। इससे पहले कि मैं फिर से दरवाजे की तरफ भागती, वहाँ एक औरत आ गई और मुझे खींचते हुए ले जाने लगी। उसमें मर्दों जैसी ताकत थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही डरावना निशान था, जो उसे और भी भयानक बना रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं एक ऐसी मुसीबत में फंस गई हूँ जिससे निकलना मेरे लिए नामुमकिन है। वह मुझे एक कमरे में अंदर ले गई और मेरे हाथ खोल दिए। अब मैं बिल्कुल आज़ाद थी। इससे पहले कि मैं बाहर निकलने की कोशिश करती, अचानक किसी ने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे अपनी तरफ खींचा। मैं ज़ोर से उसके सीने से टकरा गई। उसके शरीर से कीमती परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। इससे पहले कि मैं मदहोश होती, उसने मेरे शरीर को एक झटका दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी हड्डियां हिल गई हों। मैंने डरते डरते सिर उठाकर देखा तो सामने एक बेहद खूबसूरत लड़का खड़ा था। वो लड़का मुझे जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने उसे कहाँ देखा है। वो मेरी आंखों में बेहद गुस्से से देख रहा था। उसने मुझसे कहा, तुम जानती हो मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है? मैंने तेज़ी से ना में सिर हिला दिया। उसने अपना सिर मेरे कानों के पास झुकाया और मेरे कान के लब को दांतों में दबाते हुए कहा। इसके साथ ही मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इससे पहले कि कोई भी व्यक्ति मेरे इतने करीब नहीं आया था, और ना ही मैंने किसी को अपने करीब आने की इजाज़त दी थी। मैं बहुत बुरी तरह से छटपटा रही थी और खुद को उससे आज़ाद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी हड्डियाँ टूट जाएंगी। मैंने रोते हुए कहा, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। वह मुस्कुराने लगा और मुझसे कहने लगा कि ये तकलीफ़ तो कुछ भी नहीं, थोड़ी देर बाद जो तकलीफ़ तुम्हें होगी उसका असली मज़ा आएगा। और फिर उसने मुझे एक चीज़ सुंघाई, जिससे मेरा सिर बुरी तरह चकराने लगा। बेहोश होने से पहले जो मैंने मंजर देखा, उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था और साथ ही अपनी बेल्ट भी निकाल रहा था। प्लीज़ ऐसा मत करो, मैंने खुद को कहते सुना, और फिर मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई और जो मैंने देखा, उसे देखकर मुझे लगा मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हो सकता था। उस समय मैं बिना कपड़ों की थी। मैंने जल्दी से खुद को एक चादर में ढकने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने उस चादर की हालत देखी तो मेरी रही सही हिम्मत भी टूट गई। वह चादर उस समय लाल रंग के धब्बों से भरी हुई थी
और वह लाल रंग किसी और चीज़ का नहीं बल्कि खून था। मैं चीख रही थी। मैं आखिर वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और वह लड़का जो थोड़ी देर पहले मुझे धमकी दे रहा था वॉशरूम के अंदर से निकला। वह उस समय बहुत ही खुश नज़र आ रहा था। उसके चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कान थी, मगर उसकी ये मुस्कान मुझे बहुत जहर लग रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि इस इंसान को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं। मैं अभी इस हालत में बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं उससे अपना बदला ले सकूं। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूं। मैं तुम्हें मज़ा नहीं दे पाया, लेकिन मैंने तुम्हें एक सरप्राइज़ दे दिया। मुझे यकीन है कि ये सरप्राइज़ देखकर तुम्हें बहुत खुशी महसूस हुई होगी। फिर उसने मुझे आंख मारी और कहने लगा, बिना शक तुम बहुत हसीन हो। तुम्हारा हुस्न मुझे बहुत पसंद आया है और मुझे यकीन है कि तुम हमेशा यूं ही मेरे दिल को सुकून पहुंचाती रहोगी। मैंने ऊंची आवाज़ में जलाते हुए कहा, खबरदार, खबरदार जो तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की। ये कहकर मैं फिर से बैठकर रोने लगी। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं अपनी इज्जत खो चुकी हूँ। चलो अब यह अपने आप को समेट लो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इरादा फिर से बदल जाए। यार बड़ी जालिम चीज़ हो। एक रात में ही मन नहीं भरा तुमसे। जी चाहता है फिर से तुम्हें अपनी बाहों में समेट कर जी भर कर प्यार कर लूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे बहुत काम है और वैसे तो मैं नहा चुका हूँ, मगर तुम्हें देखकर मेरा दिल कर रहा है कि एक बार फिर नहा लूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें भी नहला सकता हूँ। ये कहकर वह मेरी तरफ बढ़ा ही था कि मैंने तेज़ी से पीछे हट गई और बिस्तर से टेक से जाकर टकराई। मैंने अब चादर को भी अपनी चारों तरफ लपेट रखा था, लेकिन वह चादर मुझे पूरी तरह से ढक नहीं रही थी। मेरी टांगें अभी भी दिख रही थीं। मैंने उसे रोते हुए पूछा, तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? उसने इस बात का जवाब नहीं दिया और मेरे पास आकर मेरे मुंह को दबोचते हुए कहने लगा, मुझसे किसी को भी सवाल करने की इजाज़त नहीं है और ना ही किसी को ये हक है कि वह मुझसे इस तरह से चिल्लाते हुए बात करे। तुम्हें इस बारे में पहले पता नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ। अगर दोबारा तुमने यूं चिल्लाने या मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जल्दी से अपने आप को ढांको और फ्रेश हो जाओ। यह कहकर वह तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। अभी उससे जो खुशबू आई थी वो मैं अपने शरीर में भी महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मेरे पूरे शरीर को उस खुशबू में नहला दिया हो। मैं उस खुशबू से छुटकारा पाना चाहती थी जो मुझे मुश्किल से ही लग रहा था। जब मैं बिस्तर से उठी तो मेरा सिर चकराने लगा और मैं ज़ोर से ज़मीन पर गिर गई। मेरे घुटने फर्श से टकराए थे जिससे एक ज़ोरदार आवाज़ पैदा हुई थी और फिर मैं दोबारा से चिल्लाने लगी। मेरी चादर फिर से मुझसे अलग हो गई थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और वह व्यक्ति फिर से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। इससे पहले कि वह मेरे पास आता, मैं गुस्से से दहाड़ती हुई बोली कि मेरे करीब भी मत आना। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। मैंने सारे टेबल पर पड़ी परफ्यूम की बोतलें एक झटके से दीवार पर मारकर तोड़ दी और उसका कांच अपनी कलाई पर रख लिया था। उसने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, अगर मुझे तुम्हारे करीब आने की ज़रूरत महसूस होगी तो तुम मुझे रोक नहीं सकती। फ़िलहाल तो मैं अभी तुम्हें सहारा देना चाहता हूँ। ये कहकर उसने मेरी बाँह पकड़कर एक झटके से मुझे उठाया। मेरे हाथ में पकड़ा हुआ कांच उसने दूर फेंक दिया था। गुस्से के मारे मेरा दिमाग सान सान कर रहा था, लेकिन इसका सहारा लेना ज़रूरी था क्योंकि फ़िलहाल मैं इस हालत में बिल्कुल भी नहीं थी कि कोई व्यक्ति मुझे देख सके। मगर उसने न केवल मुझे सही तरीके से देख लिया था बल्कि मुझे इस्तेमाल भी कर चुका था, और यह सोचकर ही मेरी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे थे। और वह इंसान मुझे पकड़कर दरवाजे तक ले गया। मुझे लग रहा था कि वह भी वॉशरूम के अंदर ही दाखिल हो जाएगा, लेकिन नौकरानी की आवाज़ पर वह पलट गया और मुझे आंख मारी। अभी तुम्हारी जान बच गई है, लेकिन मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊँगा। वहीं ज़मीन पर बैठ गई। मैं शावर चालू कर दिया। अब मैं ऊंची आवाज़ में रो रही थी। मैंने हमेशा ही खुद को संभाल कर रखा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कोई मुझे इस तरह से बिखेर देगा कि बाद में संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं खुद को ज़ोर ज़ोर से रगड़ रही थी। अपने बदन से उस इंसान के स्पर्श को मिटा देना चाहती थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती की। मैं तो उसे जानती भी नहीं थी और ना ही कभी उससे पहले मिली थी। मेरा शुमार ऐसे लोगों में होता था जो सबके ही दोस्त बनकर रहते थे। मेरी कभी किसी से के साथ कोई दुश्मनी नहीं हुई थी और ना ही मैंने कभी किसी के साथ लड़ाई करने की कोशिश की थी। मैं बहुत ही नरम दिल की मालिक थी। जब भी किसी के साथ कुछ बुरा होता था तो मेरा अपना दिल दुख जाता था और मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो जाती थी। यही वजह थी कि मैं कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। काफ़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा पैर फिसल गया और मैं दोबारा धड़ाम से ज़मीन पर जा गिरी। क्या आज तुम्हारा वॉशरूम में ही रहने का इरादा है? जल्दी से बाहर आओ।
मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। ये उसी लड़के की आवाज़ थी। वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नज़र नहीं आ रहा था। वो यूं बर्ताव कर रहा था जैसे वह मेरा पति हो और वह मुझ पर हक रखता हो। मैंने हिम्मत की और फ्रेश होने के बाद दोबारा सिर्फ वॉशरूम से बाहर निकली। फिर वह शर्टलेस बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे देखकर मैंने शर्म से आंखें बंद कर लीं। मुझे आंखें बंद करता देख वह तंजिया अंदाज में हंसने लगा और कहने लगा, मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए ये ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम दिल ही दिल में खुश हो रही होगी कि तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत लड़का मिल गया है। अब उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मैंने हिम्मत की और चलते हुए उसके पास गई। इससे पहले कि मैं उसके चेहरे पर थप्पड़ मारती, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे कानों में गुर्राते हुए कहने लगा, नो स्वीट हार्ट, अब नहीं। पहले तो तुम लोगों ने ये सब कुछ कर लिया था, लेकिन अब मैं ये सब करने की इजाज़त नहीं दूंगा। वह इसके बाद भी बहुत सारी बातें कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक बात पर अटका हुआ था। मैं सोच रही थी कि उसके साथ मैंने ऐसा पहले कब किया है। आज तक मैंने किसी लड़के से खुलकर बात ही नहीं की थी। हाथ उठाना तो दूर की बात है। अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो, वरना मुश्किल में फंस जाओगी, उसने मेरे सिर पर हल्का सा चपत मारते हुए कहा। कुछ देर पहले का दृश्य याद करके मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए। मैंने उसका कॉलर पकड़ा और गुस्से से कहा, तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसने सख्त लहजे में कहा, मेरा कॉलर छोड़ो। लेकिन मैंने उसका कॉलर नहीं छोड़ा और उसकी आंखों में ही देखती रही। तभी उसने मेरी बाँह पकड़ी और उसे ज़ोर से मरोड़ते हुए कहा, तुम्हारे साथ मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम इसी लायक थीं। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, तो मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। फिर तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकते हो? तुम मेरी इज्जत के साथ कैसे खेल सकते हो? तुम्हारी अपनी भी तो बहन है। खबरदार, अगर तुमने मेरी बहनों का नाम लिया तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूँगा, उसने गुस्से से बिफरते हुए कहा और मुझे बेड पर धक्का दे दिया। वह फिर से मदहोश होने लगा। उसकी आंखों में उतरती खुमारी देखकर मैं तेजी से ना में सिर हिलाने लगी और उसने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं, भगवान के लिए ये सब कुछ मत करो। तुम क्यों मुझे बर्बाद करने पर तुले हो? क्यों तुम मुझे तकलीफ़ दे रहे हो? तुम नहीं जानते हो मैं कैसे अंगारों पर लौट रही हूँ। एक लड़की की इज्जत उसे छीन जाना कितनी बड़ी बात है, तुम नहीं समझ सकते हो। वह इंसान हंसने लगा और कहने लगा, तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए ही तुम्हें यहाँ लाया हूँ। और क्या लगता था तुम्हें कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या तुमसे शादी करना चाहता हूँ? अरे तुम्हारे जैसी लड़कियों पर तो मैं थूकना भी पसंद नहीं करता। फिर से मेरी तरफ बढ़ने लगा। वह मेरे करीब आने लगा था, जैसे मेरे ऊपर कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बुलडोज़र पड़ा हो। बस यही ताकत थी तुम्हारी? ये कहकर वह खुद ही मेरे ऊपर से हट गया था और कमरे से ही निकलता चला गया। मैं भगवान का धन्यवाद किया था कि उसने मुझे हाथ नहीं लगाया था। मेरी बेहोशी की हालत में उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया था, उसे सोचकर ही मेरा पूरा शरीर काँप रहा था। अगर मेरे होशो हवास में कुछ करता तो शायद मैं जिंदा नहीं बच पाती। अगले दिन जब मैं उठी तो देखा कि वह अभी भी सो रहा था। मैंने उससे अब तक उसका नाम भी नहीं पूछा था और ना ही मैं उसके बारे में कुछ जानती थी। फिर भी उसने मेरे वजूद पर अपना हक जमा लिया था। कुछ पल मैंने उसे देखा और फिर अचानक ही मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैं बहुत ही सावधानी से बिस्तर से उठी और बाहर की ओर बढ़ी। मेरा रुख बाहर की ओर था। मैं किसी भी तरह यहाँ से भाग जाना चाहती थी। मुझे यकीन था कि अगर एक बार मैं यहाँ से भागने में सफल हो गई तो मैं बच जाऊंगी। मैं अभी उसके कपड़ों में ही थी। इससे पहले कि मैं घर से के बाहरी दरवाजे के बाहर निकल पाती, किसी ने मेरी बाँह पकड़ी और ज़ोर से अपनी ओर खींच लिया। मैंने ऊपर देखा तो वही था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाज़त के बिना मेरे कमरे से बाहर निकलने की? उसकी बात सुनकर मैंने बेहद गुस्से से उसकी तरफ देखा। ना जाने मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने उसके चेहरे पर थूक दिया। कुछ पल तो वह हैरत से मेरी ओर देखता रहा, फिर उसने मुझे घसीटते हुए कमरे के अंदर ले जाने लगा और कहा, तुम जैसी लड़कियों को इज्जत रास नहीं आती। तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? तो अब तुम देखो और सुनो। कुछ ही देर बाद उसने मोबाइल पर एक कॉल मिलाई। मोबाइल पर दिखाई जाने वाली कॉल को जब मैंने देखा तो एक पल के लिए मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। वह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि मेरे पिता की थी। उसने मेरे पिता को कॉल मिलाई, फिर उसने कैमरा मेरी तरफ किया। जब मेरे पिता ने मेरे चेहरे को की ओर देखा तो उनके चेहरे पर अविश्वास छा गया। वह मेरे पिता से कहने लगा, देखिए, आप कहते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने आपकी बेटी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया है। अब ये मेरे बिना नहीं रह सकती। कल रात हमने बहुत मज़े किए और बहुत ही अच्छी रात गुजारी। हमारी ये रात हमें सारी ज़िंदगी याद रहेगी। मैं तेज़ी से ना में सिर हिला रही थी, लेकिन उसने मोबाइल मुझसे हटा लिया। मैंने उसके हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त उसने अपने चेहरे पर चट्टान जैसी सख्ती की थी। पता नहीं उसकी आंखें लाल अंगार क्यों हो रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे उनमें खून छलक आया हो। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस वक्त वह बहुत ही बड़े दर्द से गुजर रहा था। मैंने उससे मोबाइल छीनने की फिर से कोशिश की तो उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं फिर से बेहोश हो गई। और जब उसकी हकीकत मुझ पर खुली थी तो मेरा दिल भी उसके दर्द से तड़प उठा था। उसने बताया कि अपने माता पिता के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था। उसे किसी चीज़ की कोई लालसा नहीं थी, ना तो उसे दौलत पसंद थी, ना ही ऐशो आराम। वह एक शांतिपूर्ण ज़िंदगी जीना चाहता था। उनके पास ज़मीनें भी थीं और इसके साथ ही वे शहर में भी फल बेचते थे। एक बार मेरे पिताजी भी उनसे फल खरीदने गए थे। शायद कोई सड़ा हुआ फल थैली में चला गया, जिससे मेरे पिताजी बहुत गुस्से में आ गए और उसके पिता को बड़ा बुरा भला कहने लगे। सुशांत के पापा का पिता सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरे पिताजी हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई तो सुशांत के पापा भी अपनी शालीनता भूल गए और मेरे पिताजी को उनके अंदाज में ही जवाब देने लगे। जब मामला बढ़ गया तो मेरे पिताजी ने वह ठेला ही पलट दिया और फलों पर पैर मारने लगे और उन्होंने सुशांत के पिता का कॉलर पकड़ा और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, गरीब कुत्ते, तू अपने आप को समझता क्या है और तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? तूने मुझसे इस तरह से बात की? क्योंकि मेरे पिताजी के पास बड़ी गाड़ी थी और उनके साथ गार्ड भी होते थे, इसलिए कोई भी आगे कुछ बढ़ा नहीं और किसी ने भी सुशांत के पिता को छुड़ाया नहीं। पहले उन्होंने सुशांत के पिता को थप्पड़ों से मारा और फिर सबके सामने बुरी तरह से बेइज्जत कर दिया। तब सुशांत छोटा था, वह जानता था कि वह अभी इसका बदला नहीं ले पाएगा, इसलिए उसने इंतजार और मेहनत करना शुरू किया। सुशांत का पिता एक नर्म दिल इंसान थे और इज्जत और बेइज्जती की वजह से बहुत ज़्यादा घबराते थे। जब उसकी सबके सामने इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई तो वह बहुत दिल से टूट गए और सबसे अलग थलग रहने लगे। थोड़े ही समय बाद उसकी मौत हो गई। किसी को भी नहीं पता था कि उनकी मौत किस वजह से हुई है, लेकिन सुशांत अच्छी तरह से जानता था कि उसके पिता अपनी बेइज्जती के कारण बर्दाश्त नहीं कर पाए। तभी से उसने यह तय कर लिया था कि वह मेरे पिताजी से बदला लेगा। पहले उसने दिल लगाकर पढ़ाई की, उसके बाद उसे एक ऐसे व्यक्ति की संगति मिली जो न केवल बहुत अमीर था बल्कि शहर का बहुत बड़ा गुंडा भी था। सुशांत चूंकि एक चालाक दिमाग का मालिक था, इसलिए उसने सुशांत को अपने साथ मिला लिया और फिर थोड़े ही समय बाद सुशांत ने उसकी जगह ले ली। अब यह बंगला, गाड़ी सब उसी की वजह से है। वह लंबे समय से मेरे पिताजी से बदला लेने की सोच रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सा तरीका अपनाए जिससे मेरे पिताजी बुरी तरह से टूट जाएं। और फिर थोड़े ही समय बाद उसे पता चल गया कि मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उसने मेरा शिकार करने का फैसला किया। पहले उसने मुझे मोबाइल पर ट्रैप करना शुरू किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1 महीने पहले तक मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आते थे, लेकिन मैं चूंकि अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी, इसलिए ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देती थी। मैं हर रोज़ कोई नया नंबर ब्लॉक करती थी। जब सुशांत को पता चला कि इस तरह से बात नहीं बनेगी तो उसने मुझे अगवा करने का फैसला किया। अब एक वीडियो मेरी आंखों के सामने चल रहा था जिसमें वह मेरे बेहद करीब था। वह मेरे चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, फिर अचानक क्यों मेरे बेहद करीब आ गया और मेरे होठों पर उंगली फिराते हुए कहने लगा, वैसे खुशी, तुम बहुत खूबसूरत हो। एक बार को तो मेरा दिल तुम पर मचल ही उठा था कि सब कुछ भूल भाल कर तुम्हें अपनी बाहों में समेटकर अपने दिल की प्यास बुझा ही लेता हूँ। तुम्हारे बाप से भी बदला पूरा हो जाएगा और मुझे भी तुम जैसी खूबसूरत लड़की की संगत मिल जाएगी। लेकिन क्या करूँ, मेरा ज़मीर यह सब कुछ गवारा नहीं करता कि मैं एक लड़की के बिना मर्जी से उसके साथ संबंध बना लूँ। मैं आंखें फाड़े सुशांत को देख रही थी। इसका मतलब क्या उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था? मैं आगे उसके मुंह से कुछ ऐसा अच्छा सुनने के इंतजार में थी। उसकी बाहों के शिकंजे अभी भी मेरे कमर पर मजबूत थे। मेरे बालों की लटों से वह खेलते हुए कहने लगा कि उस रात मैंने तुम्हें सिर्फ बेहोश किया था और तुम्हें यह जताने की कोशिश की थी कि मैंने तुम्हारे करीब आ रहा हूँ, और तुम्हारे बेहोश होने के बाद मैंने तुम्हारे थोड़ा सा करीब हुआ था और यह वीडियो बनाई थी, जिसके बाद बेड की चादर पर लाल रंग के धब्बे और तुम्हारे शरीर से कपड़े हटाना सब मेरी नौकरानी विंटन ने किया था। खुश हो जो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया था। ये कहकर उसने मुझे झटके से बेड पर धक्का दे दिया और मैं आंखें फाड़े उसे देख रही थी। यानी कि वह सिर्फ मुझे बदनाम करना चाहता था। मेरे बाप पर यह जाहिर करना चाहता था कि वह मुझे बदनाम कर चुका है, जिससे कि मेरे बाप को लगे कि मैं अपनी इज्जत गंवा चुकी हूँ। और जाहिर सी बात है कि यह सदमा किसी बाप के लिए बहुत बड़ा हो सकता है कि उसकी बेटी अपनी इज्जत गंवा दे। मैं आंखें फाड़े उसे देख रही थी। वह फिर से मेरे करीब बेड पर आकर बैठ गया, फिर कहने लगा, खुशी, जानती हो, मैं उस वक्त को सोच रहा हूँ जब तुम्हारे पिताजी ये वीडियो देखेंगे। मुझे यकीन है कि ये वीडियो देखकर उन्हें इतनी खुशी होगी कि वे भगवान के पास ज़रूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उन्हें हार्ट अटैक पक्का होगा।
सुशांत की बात सुनकर मैंने उसके हाथ पकड़े और उनसे मिन्नतें करते हुए कहा, भगवान के लिए ऐसा मत करो। मेरे पिताजी ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वह मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में मेरी लटें मेरे कानों के पीछे कर दी और कहा, कल ही तुम्हें यह वीडियो मिल जाएगी और फिर तुम दोनों बाप बेटी का काम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बिंतो, तुम कहाँ हो? थोड़ी ही देर बाद वह अपनी नौकरानी को आवाज़ देने लगा। जब उसकी नौकरानी कमरे में आई तो उसने कहा, अब इस लड़की को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालो। अब इस लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। अब यह लड़की मेरे किसी काम की नहीं है। उसकी बात सुनकर मैंने हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखा। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे साथ ये सब करेगा। मैं तो ना जाने क्या क्या सोच रही थी। इस बात में कोई संदेह नहीं था कि मैं इस बात की कायल हो गई थी कि वह बहुत ही मजबूत कैरेक्टर का इंसान था। वह चाहता तो मेरे साथ बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसने मुझे उंगली भी नहीं लगाई थी। बस मुझे डराने धमकाने के लिए और मेरे बाप से बदला लेने के लिए यह सब कुछ किया था। पता नहीं क्यों मेरा दिल उस इंसान के लिए धड़कने लगा था। उसकी खूबसूरत पर्सनालिटी की मैं दीवानी हो गई थी। पता नहीं क्यों मेरे दिल में ये गलतफहमी हो गई थी कि शायद वह मुझसे शादी करने की बात करेगा, लेकिन उसने तो मुझे घर से निकलने के लिए कह दिया था। बिंतु मुझे घसीटते हुए घर से बाहर निकालने लगी। पहले मैं इस घर में दाखिल होने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब मैं इस घर से जाना नहीं चाह रही थी। मुझे पता था कि अगर मैं एक बार इस घर से बाहर निकल गई तो कुछ भी नहीं बचेगा। ना ही मेरे पास इज्जत रहेगी, ना ही खुशियाँ। अब मैं उस घर के सामने बिल्कुल अकेली खड़ी थी। अचानक एक आदमी मेरे पास आया और मुझे बाँह से पकड़ते हुए कहने लगा, साहब ने तो अपना काम पूरा कर लिया है। अब क्या इरादा है? मेरे साथ चलोगी या यहीं पर शुरू कर दूँ? ये वही आदमी था जिसने मुझे गाड़ी में बिठाकर यहाँ लाया था। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहती, उसने एक झटके से मेरा हाथ छोड़ा और मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कहकर वह तेज़ी से वहाँ से भाग गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानसिक रूप से किसी बीमारी का शिकार हो। थोड़ी देर पहले तक मुझे परेशान कर रहा था, लेकिन अब मुझे डरा कर वहाँ से चला गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे खिड़की पर कोई था और शायद वही आदमी खिड़की की तरफ देख कर ही इतना ज़्यादा डर गया था। लेकिन मैं मुड़कर देखा तो खिड़की पर अब कोई नहीं था। मुझे एहसास हो गया था कि वहाँ पर ज़्यादा देर खड़े रहने से मेरे लिए सही नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से वहाँ से निकलकर अपने घर आ गई। जब मैं अपने घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा पापा पहले से वहीं पर मौजूद थे। वो बेताबी से इधर उधर चक्कर काट रहे थे। पापा को देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। वह तेज़ी से मेरे पास आए और मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं अविश्वास से पापा की तरफ चेहरे की तरफ देख रही थी और उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ अविश्वास था। क्या उसने उन्हें मेरा वह वीडियो भेज दिया है? मैंने मन ही मन सोचा। उसने अभी तक वीडियो नहीं भेजी थी, लेकिन जिस अंदाज में वह मेरे इस कदर करीब था, वह सब देखकर पापा गलतफहमी का शिकार हो गए थे। मैंने पापा से कहा कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। पापा ने हाथ उठाकर मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहा, तुमने मेरी इज्जत के साथ जितना खेलना था खेल लिया। मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया, तुम्हें इज्जत दी, नाम दिया, सब कुछ दिया और तुमने मुझे ही बदनाम कर दिया। मैंने तेज़ी से सिर हिलाते हुए कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी इज्जत अभी भी वैसी की वैसी ही है। मेरी इज्जत पर ज़रा भी आँच नहीं आई है। मैं आपको बता रही हूँ। तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। अभी और इसी वक्त यहाँ से दफ़ा हो जाओ। पापा ने मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। मैंने अपनी दोस्त से संपर्क किया, लेकिन उसने साफ साफ इनकार कर दिया। यकीनन उसे भी मेरे बारे में खबर पहुँच चुकी थी। मैं भूल गई थी कि मेरे घर में एक सौतेली बहन भी है जो मेरी बहुत बड़ी दुश्मन है। मुझे यकीन था कि उसने यह खबर मेरे पूरे सर्कल में फैला दी होगी। अब अगर यह वीडियो सामने आती भी तो भी मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी लोग पहले से ही मुझे बुरा भला कह रहे थे और हर कोई मुझे गंदी लड़की कहकर पुकार रहा था। मैं इसी तरह सड़क पर चक्कर लगा रही थी कि अचानक प्रीति मेरे पास आकर रुकी। प्रीति मेरी स्कूल की दोस्त थी। उसे देखकर मैं हैरान हो गई। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। मैंने उसे रोते हुए अपनी सारी कहानी सुना दी। उसने मुझसे कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं उसके साथ उसके घर रहने के लिए चली गई। मुझे लगा था कि 2 दिन बाद वह मुझे निकाल देगी, मगर मुझे उसके घर में रहते हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया था। उसने एक बार भी मुझे वहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि वह मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। उसने मुझे एक बड़ी रकम भी दी और कहा, ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। मैं हैरान थी कि वह मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वह बहुत ही कंजूस है। वह कभी अपने परिवार पर भी पैसे खर्च नहीं करती। किसी और पर खर्च करना तो बहुत दूर की बात थी।
मैं पूरा दिन अपने बिस्तर पर लेटी रहती थी और उन बीते हुए लम्हों को सोचती रहती थी जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। उस इंसान ने मुझे सबकी नज़रों में बदनाम करके छोड़ तो दिया, लेकिन उसकी खींच अब भी ख़त्म नहीं हुई थी। ना जाने उसमें ऐसी कौन सी कशिश थी जो मुझे बार बार उसकी तरफ खींच रही थी। मैं अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ी थी। प्रीति उस समय काम पर गई हुई थी। मैं सुशांत के बारे में ही सोच रही थी। उसने मुझे धमकी दी थी कि वह वीडियो अपलोड कर देगा, मगर उसने वह वीडियो अपलोड नहीं की थी। शायद उसे मुझ पर रहम आ गया था। अचानक मुझे एक कॉल आई। मैंने देखा कि वह अनजान नंबर था। मैंने जल्दी से कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से आवाज़ सुनकर मैं कुछ पलों के लिए जम गई। वह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि सुशांत की थी। वह हुक्म देने वाले अंदाज में बोल रहा था। खुशी, इसी वक्त नीचे आओ, उसने कहा। मैं दौड़ती हुई नीचे गई तो देखा कि वह अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। वही खूबसूरत पर्सनालिटी जो मुझे अपने जादू के घेरे में ले चुकी थी, उसे अपने सामने देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने दुश्मन से मोहब्बत कैसे कर सकती थी। वह मेरे ही दुश्मन था। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन फिर भी मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। लेकिन मैं हैरान थी कि आज वह मेरे पास क्यों आया था। वह धीरे धीरे चलता हुआ मेरे पास आया और फिर एक झटके से मुझे गले से लगा लिया और बोला, आई लव यू सो मच। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानता था कि मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा। मैं नहीं जानता था कि मैं तुम्हारा दीवाना बन जाऊंगा। मैं तुम्हारे पापा से बदला लेना चाहता था, मगर मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे पापा से नहीं बल्कि तुमसे ज्यादती की है। तुम्हारे पापा तो बहुत ही सुकून भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं उसे दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन मैं उसे धकेल नहीं पा रही थी। मैं उससे शिकायतें करना चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से उस वक्त शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ और मैं हर तरह की सज़ा सहने के लिए तैयार हूँ। तुम बस एक बार मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। वह घुटनों के बल मेरे सामने झुक गया और कहने लगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये वही था जो कुछ समय पहले मुझे धमकियाँ दे रहा था, और वही अब मुझसे शादी की मांग कर रहा है। मैं इतनी बहादुर नहीं थी कि मैं उससे बदला ले सकूं, और इतनी मजबूत भी नहीं थी कि उसके बिना रह सकूं। इसी से मैंने उसे माफ़ कर दिया और फिर उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वह मेरे सिर को धीरे धीरे सहला रहा था और कह रहा था कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी सभी तकलीफ़ों की भरपाई करूँगा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम अपने पापा का बदला नहीं लोगे? वह हंसने लगा और कहने लगा, बदला तो मैं ले चुका हूँ। और तब मुझे पता चला कि पापा की कंपनी बुरी तरह से तुम्हारे पापा की डूब चुकी थी और पापा सड़क पर आ गए थे। इसके साथ ही पापा को अपनी गलती का भी एहसास हो रहा था। उन्होंने सुशांत से माफ़ी भी मांग ली थी, और मुझे ये भी पता चला कि पूरे समय मेरी मदद करने वाला कोई और नहीं, सुशांत ही था। उसने मुझे अपने घर से बाहर तो निकाल दिया था, लेकिन मेरे बारे में सोचना नहीं छोड़ा था। और आज मैं पूरे हक और आराम के साथ सुशांत की दुल्हन बनी उसके कमरे में बैठी हुई उसका इंतज़ार कर रही थी। दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थीं। एक पल काटना मेरे लिए सदियों के बराबर था। पहले जो मैं सुशांत से दूर भागती थी, अब मैं बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही थी। और जब वह कमरे में आया तो दिल की धड़कनों ने फिर से शोर मचाया और वह मेरे इतने करीब आकर बैठ गया और अंगूठी पहनाते हुए उसने मेरे हाथों को चूम लिया। कहने लगा, खुशी, एक बार फिर से माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है, लेकिन यकीन करो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे उसी पल हो गई थी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है खुशी। मैं तुम्हारी इज्जत को तार तार कैसे कर सकता था? दिल तो इस बात का गवाह है कि मैं उस रात तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया था। वह फिर से मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। मैं तो उस पर ना जाने कब से विश्वास कर चुकी थी, क्योंकि इतना तो मैं जानती थी कि सुशांत मेरे होश व हवास में मेरे करीब नहीं आया था, तो फिर वह बेहोशी में इतना मेरा इस्तेमाल कैसे कर सकता था? मैं सुकून से उसकी बाहों में समा गई और सुशांत ने भी अपनी बाहों में मुझे जगह लिया था। वह रात हमारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत और हसीन रात थी।